छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 8 से शुरू। मंडी संशोधन विधेयक पर विपक्ष का हंगामा। प्रदेश में धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। सोमवार को मिले 1600 नए कोरोना संक्रमित मरीज। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 1 नवंबर से शुरू होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। नए शिक्षा सत्र के लिए जारी हुए निर्देश। और विजयादशमी को रावण दहन और नीलकंठ दर्शन के साथ ऐतिहासिक जशपुर दशहरा का उत्सव संपन्न। 1000 साल पुरानी है परंपरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया है कि सोमवार को प्रदेश में 1649 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसकी तुलना में अस्पताल और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 2801 रही। इसके साथ ही मरीजों के स्वस्थ होने की दर अब 86.5% पहुंच गई है, जो अब तक की सर्वाधिक है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में 22,093 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90.62% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 63,000 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से अब तक 72 लाख से भी अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 36,469 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,25,000 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की वजह से 488 व्यक्तियों की जान गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीकाकरण शुरू होने तक कोरोना नियंत्रण के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सामाजिक संस्थाएं, कलाकार, साहित्यकार और समाज के गणमान्य लोग भी जागरूकता अभियान से जुड़कर लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर रखने, मास्क का उपयोग करने और नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोने को प्रेरित कर रहे हैं। प्रसिद्ध कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे ने कहा है कि हमें हर हाल में कोरोना को हराना है। इसके लिए लगातार हमें अपने हाथों को स्वच्छ रखना जरूरी है। मैं आपके बीच आज एकर सेठी गोठियात हूँ कि जेने कोरोना के संकट है ये अभी खत्म नहीं हुए है। कम जरूर हो गए पर खत्म नहीं हुए और हमला पूरा बचाव करना है। जैसे मास्क पहनना है, बहुत जरूरी हो ऐसे घर से बाहर निकलना है, और हाथ घेरी बेरी धोना है, फिजिकल डिस्टेंस रखना है, दूरी रखना है एक दूसरे के। बातचीत करो लेकिन दूर से करो। अब ये दूरी ला रखना है और आप सतर्क रहो, आप अच्छा परहेज से रहो, देख के रहो, सुन के रहो, बात ला मानू तो कोरोना खत्म होगी। गायक प्रभंजय चतुर्वेदी ने भी लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का अनुरोध किया है। और इसी तरह कोरोना संक्रमण से बचाव के भी 3 उपाय हैं जो हम सभी को अपनाने हैं। पहला उपाय कि हम सभी अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। दूसरा उपाय कि यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो, बहुत आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते वक्त एक नियमित रूप से दूरी बनाए रखें। और तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि नियमित रूप से हम अपने हाथ को साबुन से और पानी से धोते रहें। इन 3 उपायों को कर हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू हो रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि पूर्व में स्नातक प्रथम वर्ष में 1 अगस्त से प्रवेश प्रारंभ करने और सितंबर महीने से ऑनलाइन कक्षाओं के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था संचालित न होने और विभिन्न जिलों में समय समय पर लगे लॉकडाउन की वजह से प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इन परिस्थितियों में प्रवेश की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर कर दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी 1 नवंबर से शिक्षण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी ऐसे आदेश जारी किए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना महासमुंद जिले में हजारों महिलाओं और बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। जो महिलाएं कभी अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के खर्च को लेकर चिंतित थीं, वे इस योजना के तहत थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर भविष्य की अनिश्चितता से पार पाने की कोशिश में जुट गई हैं। महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। तब से अब तक 20,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के तहत खाता खुलवाया है। वर्तमान में ये योजना डाक विभाग के 137 केंद्रों से संचालित है। ये महिलाएं अपनी बेटी के नाम पर पैसा जमा कर रही हैं। डाक विभाग के नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष तक की बेटियों के माता पिता नजदीकी डाकखाने में खाता खुलवाकर बचत कर सकते हैं। इन खातों में 1,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए वार्षिक तक जमा किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में जो हमारे स्टाफ हैं वे नियमित रूप से पालकों से मिलते हैं, सरपंच से मिलते हैं। हम भी दौरे पे जाते हैं तो उनसे मिलते हैं, उनको इसकी सुविधाएं बताते हैं, उनके लाभ बताते हैं। इस प्रकार कार्य योजना बनाते हुए हम कैंप का भी आयोजन करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि सुकन्या ग्राम, प्रधानमंत्री सुकन्या ग्राम एक संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, जिसमें हमने अभी तक महासमुंद जिले में 25 गाँव बना चुके हैं सुकन्या समृद्धि ग्राम, जिसमें वहाँ पे निवासरत सभी बच्चियाँ जो खाता खोलने की योग्य हैं, मतलब कि 10 साल की उम्र तक की, सबके हमने खाते खोल चुके हैं। इस योजना के तहत 14 वर्ष तक निवेश करना होता है, जिस पर सरकार 8.5% ब्याज देती है। जमा रकम को 2 आसान किश्तों में निकाला जा सकता है। 50% रकम बेटी के 18 साल पूरा करने के बाद और शेष रकम 21 साल पूरा करने पर शादी के खर्च के लिए निकाल सकते हैं। योजना के हितग्राहियों ने बताया कि इस बचत से उनकी बेटियों का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। अच्छा योजना है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सोच के किया है। आगे जाके बेटियों के शादी पढ़ाई बहुत सारे चीज होता है, इसमें काम आएगा। हम लोग छोटे छोटे बचत है उसको हर महीना जमा करके आगे जाके अच्छा से मतलब एक साथ इकट्ठा अमाउंट मिल सकता है। इसमें अच्छा ब्याज है, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए पिछले साल से खाता खुलवाई हूँ। अभी मेरी बेटी 6 साल की है। पिछले मंथ में ही मैं खाता खुलवाई हूँ और 14 साल तक ये जमा करना है। तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे बच्चों के लिए मतलब बेटियों के लिए अच्छा ही सोचा है और यह मैं 1-1 हज़ार करके जमा कर रही हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं इनका लाभ पिछले 5 सालों से ले रही हूँ। मैं इस योजना का मुझे इतना मतलब लाभ है और मैं अपने जितने भी संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। प्रधानमंत्री सुकन्या ग्राम के तहत जिले के 25 गांव में इस योजना के दायरे में आने वाली सभी बेटियों के खाते खोले जा चुके हैं।
विजयादशमी को रावण दहन और नीलकंठ दर्शन के साथ ही ऐतिहासिक जशपुर दशहरा का उत्सव संपन्न हो गया। रियासतकालीन परंपरा और लोक आस्था को समेटे हुए ये आयोजन छत्तीसगढ़ में अनूठा स्थान रखता है। पूर्व जशपुर रियासत के राजा रणविजय सिंह देव ने बताया कि जशपुर दशहरे की परंपरा करीब 1000 साल पुरानी है। स्थानीय मंदिर में 9 दिनों तक हवन और देवी पूजन होता है। स्थानीय पुरोहित ने बताया कि दशहरे के दिन रावण दहन के बाद राज परिवार के सदस्य विभीषण को गद्दी पर बिठाने की परंपरा का पालन करते हैं। दशहरा के समय में जो आज दशहरा के दिन हम लोग यहाँ रणजीता मैदान में उपस्थित हुए हैं, रावण दहन के बाद हमारा काम विभीषण को गद्दी देने का होता है और उसके बाद हम लोग नीलकंठ का दर्शन करते हैं, क्योंकि नीलकंठ का दर्शन करने को शुभ माना गया है। और खास करके यदि यह पूर्व दिशा की ओर और घूमे तो हमको ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में वर्षा अच्छी होगी, कोई महामारी नहीं होगी। विजयादशमी के दिन भगवान बालाजी की विशेष पूजा अर्चना हुई। उन्हें एक विशेष रथ में विराजित कर शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रणजीता स्टेडियम पहुंची। स्टेडियम में बनी लंका, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और अहिरावण के पुतले जलाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया। इसके पूर्व विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक लुइस बेक, चंद्रहास साहू, राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, माधव सिंह ध्रुव, शशि प्रभा देवी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर महेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। विधेयक पेश होने से पहले भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने की मांग की। उनका कहना था कि अगर सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं की तो किसानों को सुखद का नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने को कहा है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान खरीदा जाए। भाजपा विधायकों ने 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग को लेकर सदन में नारेबाजी की। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने संसदीय सचिवों के औचित्य पर सवाल उठाए। विपक्ष ने विधानसभा के विशेष सत्र के औचित्य पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधेयक पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाए जाने पर व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता है, जबकि सरकार इसके लिए अध्यादेश ला सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं दिया गया है। इस नए कृषि विधेयक का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में ही ये संशोधन विधेयक लाया गया है। केंद्र के कानून के खिलाफ राज्य का कानून लागू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास ये जब कानून बनने के लिए जाएगा तो वहां पर खारिज हो जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हम केंद्रीय कृषि कानून में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। हम अपने किसानों के लिए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। मंडी के निरीक्षण का अधिकार राज्य सरकार को होगा और अनियमितता पाए जाने पर सरकार कार्रवाई कर सकेगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस कानून पर पूरे देश की निगाहें हैं। उन्होंने मंडी कानून में 7 बिंदुओं पर संशोधन किया है। बड़ी कंपनियों को रोकने के लिए यह संशोधन लाया गया है ताकि किसानों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो सके। कृषि मंत्री ने सदन को बताया कि संशोधन के बाद निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारी को मंडी की जांच का अधिकार दिया गया है। निरीक्षण में वो जब्ती भी कर सकता है। अधिकारियों को भंडारण की तलाशी का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष की आपत्तियों के जवाब में कहा कि राज्य का ये विधेयक केंद्र के कानून से नहीं टकराता है। ये विधेयक केवल प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमसे मांग की जा रही थी कि केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दी है तो किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदिए। पंजाब हमसे छोटा राज्य है, केंद्र ने उसे 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमति दी है। भाजपा के लोग केंद्र सरकार से कह के हमें भी इतनी अनुमति दिलवाएं, हम एक एक दाना खरीदेंगे। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।